हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 और इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट सेक्शन जितने भी हैं वो सब डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम इसे डिटेल्स में समझेंगे। साथ में अगर जो भी कैंडिडेट्स है इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में डिस्कस करूँगा, तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और अगर आपने MPDLO एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर कोई अदर्स लॉ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में अगर आप इस लॉ कैंडिडेट्स के अंतर्गत आप इसका पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि जो भी मैं सेक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब से इसे डिटेल्स में बताऊँ वो आपको समझ में आए। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगा तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले जो भी कैंडिडेट्स MPDLO में अप्लाई कर रखे हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है जो MPDLO एग्ज़ाम के नाम से है, जिसका आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से सारे वीडियो देख भी सकते हैं। साथ में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इस एक्ट को हम डिटेल्स में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इसके लिए पहले कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ जो इस एक्ट को लेकर है। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल 7 चैप्टर दिया हुआ है और 7 चैप्टर में टोटल 32 सेक्शन है। उसे हमको इस वीडियो में देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उसे मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा, और साथ में जो भी अदर्स सेक्शन होंगे उसे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। इसमें चैप्टर 1 के अंतर्गत प्रिलिमिनरी हमको देखना है, जिसमें सेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है वो हम देखते हैं। तो इस एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। साथ में यहाँ पर इस एक्ट के अनुसार ये जो लागू किया गया है जितने भी इंडियन हैं उनके ऊपर है, जो आउटसाइड रह रहे हैं इंडिया के आउटसाइड और वो सिटीज़न है इंडिया में, तो उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू किया जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड सेक्शन में डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन को हम समझते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ सेकेंड सेक्शन में डेफिनेशन है जो क्लाउजेस 1 में है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के अंतर्गत सोन, डाउटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डाउटर बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। डेट मीन्स जो भी सन है, डाउटर्स है, ग्रैंड सन है एंड ग्रैंड डाउटर है, वो सभी को इंक्लूड किया गया है। बट अगर इसके अंतर्गत जो भी माइनर चिल्ड्रेंस है उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लाउज बी पे यहाँ पे मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है? तो मेंटेनेंस मतलब हो गया जो भी इस प्रोविजन के अंतर्गत फूड्स, क्लॉथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो ये सब सारी चीज़ मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। क्लाउज सी में माइनर का डिफाइन किया हुआ है। डेट मीन्स वो सारे व्यक्ति जो मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत अगर उन्होंने अपना मेजोरिटी एज को नहीं कंप्लीट किया है तो उन्हें माइनर कहा जाएगा। और क्लाउज डी के अंतर्गत पेरेंट्स को डिफाइन किया गया है, जो फादर मदर्स वेदर बायोलॉजिकल हो या फिर एडप्टिव फादर हो या फिर डेट मीन्स एडप्टिव के द्वारा हो या फिर स्टेप फादर हो या फिर स्टेप मदर, वो सब सारे पेरेंट्स के अंतर्गत आएंगे। और अगर फादर या फिर मदर सीनियर सिटीजन है तो वो भी पेरेंट्स के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। क्लाउजेस ई में प्रिस्क्राइब्ड मतलब इस रूल्स के तहत डेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इस एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं वो सब सारी चीज़ इसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा क्लाउज ई के अंतर्गत। क्लाउज एफ में है प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड हो सकता है, या फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल। और साथ में इसमें इंक्लूड है एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, और इंक्लूड्स राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। वो सब सारे इसमें डिफाइन किया हुआ है। क्लाउज जी में रिलेटिव का मीन्स क्या होता है वो हम समझते हैं। डेट मीन्स अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो चाइल्डलेस है, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है, तो उनका जो रिलेटिव होगा वो लीगल हायर माना जाएगा, जो माइनर नहीं हो सकता है। डेट मीन्स रिलेटिव जो भी होंगे वो एक माइनर का रूप नहीं होगा, उनके पास मेजोरिटी होना चाहिए एज का, और वो अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, इनहेरिट है, तो उन्हें सारे सीनियर सिटीजन का चाइल्डलेस रिलेटिव को ही यहाँ पर लीगल हायर माना जाएगा, जो आफ्टर डेथ उनके डेट के बाद वो प्रॉपर्टी के इनहेरिट ले सकेंगे, पोसेसन ले सकेंगे। और यहाँ पर क्लाउज एच में है सीनियर सिटीजन। जो भी पर्सन इंडिया में है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने भी अपना एज 60 ईयर्स से एबव, डेट में 60 ईयर या फिर 60 ईयर से एबव है, वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे जो सिटीजन ऑफ इंडिया के हो।
आई क्लाउज के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यूनियन टेरिटरी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके अंतर्गत जो भी अपॉइंटेड किया जा रहा हो उसे 239 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंतर्गत में अपॉइंटेड किया जाएगा। जे क्लाउज में ट्रिब्यूनल का डिफाइन किया हुआ है, डेट मीन्स मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 के अंतर्गत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एंड क्लाउज के है वेलफेयर मीन्स हो गया जो भी प्रोविजंस के अंतर्गत यहाँ पर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर एंड जो भी अदर नेसेसरी हो सीनियर सिटीजन के लिए, वो वेलफेयर के द्वारा इन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो इस एक्ट में दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर 3rd नंबर में है एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट, तो ये हमारा सेक्शन 3rd में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 2 के अंतर्गत यहाँ पर देखना है इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में भी वही चीज़ दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स हिंदी में इसे देखना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेक्शन 1 मैंने डिस्कस किया है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसे पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। और सेक्शन 2 परिभाषाएं जो मैंने आपको बताया टोटल, वो परिभाषा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे पॉज करके देख सकते हैं। और मे भी आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेटर्स, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए और इसे देख सकते हैं सही तरीके से, या फिर आप इसे वीडियो को डाउनलोड करके भी इसे जूम करके देख सकते हैं। साथ में ट्राई करूँगा इसका PDF आपको प्रोवाइड करवाने का। और यहाँ पर जो भी सेक्शन है 2 के अंतर्गत वो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, अब जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के अंतर्गत अध्याय 2 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण किया जाएगा, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अध्याय 2 में। तो देख लेते हैं इस सेक्शन को। तो यहाँ पर सेक्शन 4 के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, डेट मीन्स इसके अंतर्गत में क्लाउज 1 दिया हुआ है जो सीनियर सिटीजन में इंक्लूड किया जा रहा है पेरेंट्स को जो अनेबल है मेंटेन करने का, और अगर उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है या फिर अपने अर्निंग से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्टी से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हकदार है कि वो एप्लीकेशन दे सकते हैं जो अंडर सेक्शन 5 में दिया जाएगा। और यहाँ पर सब क्लाउज है 1 जिसमें पेरेंट्स हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो एक से या फिर जो अधिक, डेट मीन्स अगेंस्ट 1 और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रेन नॉट बीइंग अ माइनर, डेट मीन्स उनके पास जो भी चिल्ड्रेन हो वो बस माइनर नहीं होना चाहिए। और सेकेंड सब क्लाउज है 2 जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है वो अगेंस्ट में डाल सकते हैं जो रिलेटिव हो, और उन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लाउज जी में, रिलेटिव को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर सेकेंड क्लाउज है सेक्शन 4 क्लाउज 2 में दिया हुआ है जो भी ऑब्लिगेशन या फिर चिल्ड्रेन पे हो या फिर रिलेटिव के ऊपर जैसे भी यहाँ पर केस हो, और उस केस के दौरान यहाँ पर जो भी मेंटेन करने की बात कहा गया है सीनियर सिटीज़न को लेकर, तो वैसे में सीनियर सिटीज़न को मेंटेनेंस देना होगा जो एक नॉर्मल लाइफ के तौर पे जो भी खर्चे होते होंगे उन्हें प्रोवाइड करना होगा रिलेटिव या फिर चिल्ड्रेन को, जो भी ऑब्लिगेशन होंगे। और यहाँ पर क्लाउज 3 में दिया हुआ है ऑब्लिगेशन जो भी चिल्ड्रेन के ऊपर लगा हुआ है उनके पेरेंट्स को जो भी नीड्स हो फुलफिल करना, या फिर फादर हो या मदर या फिर दोनों का हो, तो उन्हें एक नॉर्मल लाइफ के लिए उनके पेरेंट्स को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा चिल्ड्रेन के द्वारा। क्लाउज 4 है एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव ऑफ अ सीनियर सिटीजन एंड हैविंग सफिशिएंट मीन्स shall maintain such senior citizen provided he is possession of the property of such citizen or he would inherit the property of such senior citizen। डेट मीन्स कोई भी व्यक्ति जो रिलेटिव के तौर पर सीनियर सिटीजन का इनहेरिट बना है प्रॉपर्टी में और वो हकदार है, वो सफिशिएंट एक है कि वो मेंटेन करे सीनियर सिटीजन का जो भी उनके खर्चे चल रहे हो, और ऐसे सीनियर सिटीजन हो और साथ में जो भी रिलेटिव हो उनको पोसेसन दिया जाएगा जो भी प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन का होगा, और उनके डेथ के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी में उनका हकदार होगा जो रिलेटिव को दे दिया जाएगा। तो ये मेंटेन भी किया जाएगा जो रिलेटिव के पास ये ऑब्लिगेशन जाता है। साथ में यहाँ पर सेक्शन 5 है वो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। तो इस एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस डेट मीन्स जो भी सीनियर सिटीजन है वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं मेंटेनेंस को लेकर, तो वो हम सेक्शन 5 में देखेंगे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत में धारा के अंतर्गत में यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन मेंटेनेंस के लिए दायर किया जाएगा वो सेक्शन 4 में जैसे कि कहा गया है। यहाँ पर सब क्लाउज ए है जो सीनियर सिटीजन हो, पेरेंट्स हो, जैसा सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन दायर किया जा सकता है फॉर मेंटेनेंस के लिए। क्लाउज बी में है अगर सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट अगर इनकेपेबल है तो उनका हेल्प किया जा सकता है अदर पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑथोराइज किया जाएगा उनके द्वारा। साथ में सी क्लाउज में दिया हुआ है अगर ट्रिब्यूनल ऐसे केसेस में या फिर ऐसे जहाँ भी मैटर आए वहाँ पर कॉग्निजेंस सो मोटो ले सकती है ये सब केसेस में।
और यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है वॉलेंटरी एसोसिएशन, जो भी रजिस्ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, और यहाँ पर लॉ के अंतर्गत उन्हें बनाया गया हो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो भी इस सेक्टर के अंतर्गत बने होंगे। और क्लाउज 2 यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण है उनके द्वारा प्रोसीड किया जा सकता है मैटर को लेकर, और उसके रिगार्डिंग मंथली अलाउंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव है उनके द्वारा मंथली अलाउंस दिया जाएगा जो इंटरिम मेंटेनेंस हो सीनियर सिटीजन को लेकर, इंक्लूड पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स को भी शामिल किया गया है, और सीनियर सिटीजन को इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर, जो टाइम टू टाइम उनको इंटरिम मेंटेनेंस यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा मंथली के तौर पर, वो डिफाइन किया गया है क्लाउज 2 में। साथ में यहाँ पर 3 नंबर में डिफाइन किया गया है, अगर एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस के लिए दायर किया गया है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, यहाँ पर नोटिस जो दिया जा रहा है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है चिल्ड्रेन और रिलेटिव के अगेंस्ट में, वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, और उसके बाद इंक्वायरी करके जो भी अमाउंट फिक्स किया जाए मेंटेनेंस के लिए वो दिया जाएगा उनके द्वारा, डेट मीन्स रिलेटिव और चिल्ड्रेन के द्वारा। 4 सब सेक्शन में दिया हुआ है, अगर कोई भी सेक्शन डेट मीन्स अगर एप्लीकेशन फाइल किया गया सब सेक्शन 2 के अंतर्गत, तो यहाँ पर मंथली अलाउंस जो दिया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, वो डिस्पोज किया जाएगा, डेट मीन्स उसे लागू कर दिया जाएगा विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंतर्गत उसे लागू होना चाहिए। और जब भी वो सर्विस ऑफ नोटिस कहा गया हो, एप्लीकेशन दिया गया हो पर्सन के द्वारा, उसके 90 डेज के अंतर्गत उस एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जो भी चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव हो। साथ में यहाँ पर जो भी ट्रिब्यूनल के द्वारा है 90 डेज का जो टाइम दिया जा रहा है, इसमें जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है इस पीरियड को, और मैक्सिमम जो पीरियड है उसमें 30 डेज का और 30 डेज का और मैक्सिमम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे किया जाएगा, इट मीन्स कुछ स्पेशल परिस्थिति पे किया जाएगा, और उस रीज़न को रिकॉर्ड में राइटिंग में रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि किस वजह से मैक्सिमम पीरियड 30 डेज को और बढ़ाया गया है। यहाँ पे क्लाउज 5 दिया हुआ है, और क्लाउज 5 के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन दायर किया गया मेंटेनेंस के लिए, जो सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किया जाता है, और जिनके अगेंस्ट में फाइल किया गया हो वो 1 पर्सन हो या फिर मोर पर्सन, और इन केसेस में जो भी चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव हो वो अदर पर्सन को लायबल कर सकते हैं, डेट मीन्स कोई अदर पर्सन को वहाँ पर कुछ समय के लिए या फिर इम्पिल्ड कर सकते हैं कि मेंटेन करें पेरेंट्स का, और एप्लीकेशन जो फॉर मेंटेनेंस के लिए दिया गया है वो पेरेंट्स को मेंटेन किया जाए, वो अदर पर्सन को लायबल कर सकते हैं उस समय। क्लाउज 6 के अंतर्गत अगर कोई पेरेंट्स के डेट मीन्स कोई भी केसेस में मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर ऑर्डर पास किया गया है जो एक पर्सन हो या फिर उससे अधिक पर्सन को मेंटेनेंस करना हो, और इन केस अगर किसी भी उनमें से एक का डेट हो जाता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो पेमेंट का है मेंटेनेंस करने का है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में भी यहाँ पर उस मेंटेनेंस का जो है कंटिन्यू पे होना चाहिए, पेमेंट यहाँ पर जो भी पैसे दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए वो देना ही होगा। क्लाउज 7 के अंतर्गत जो भी अलाउंस दिया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, जो भी खर्चे दिए जा रहे हैं वो उन्हें देना पड़ेगा जब ये ऑर्डर किया जाए ट्रिब्यूनल के द्वारा, या फिर अगर ऑर्डर आता है कि जो एप्लीकेशन जब दायर किया गया है उस समय से देना है, तो जब भी एप्लीकेशन दायर किया गया हो उस समय से भी दिया जाएगा, जैसा भी केस वहाँ पे ऑर्डर पास किया जाए। तो ये 2 कंडीशन हो सकता है, या फिर जब ऑर्डर पास किया गया हो तब से मेंटेनेंस करना हो, अलाउंस जो मेंटेनेंस है एक्सपेंसेस है खर्चे हैं वो देना हो, या तो फिर जब से एप्लीकेशन दायर किया गया हो उसी समय से आपको देना पड़ेगा। क्लाउज 8 के अंतर्गत अगर चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव के द्वारा इस ऑर्डर को फेल किया जा रहा है, तो यहाँ पर बिना सफिशिएंट रीज़न का इस ऑर्डर को नहीं माना गया है, तो फिर ट्रिब्यूनल जो है अगर ऑर्डर को ब्रीच करती है तो ट्रिब्यूनल के द्वारा इशू किया जा सकता है वारंट, जो अमाउंट है ड्यू अमाउंट है उसे वसूल किया जाएगा, और यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है। साथ में यहाँ पर जो पर्सन है जो प्रत्येक माह के अलाउंसेस या फिर मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चे प्रोसीड में दिया गया हो उसे वसूल किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा। और इसमें साथ में यहाँ पर जो भी रिमेनिंग अनपेड पेमेंट किया गया हो उसमें एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, डेट मीन्स उस पर्सन को लेकर कारावास भी हो सकता है चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव को फॉर 1 मंथ, या फिर जब तक वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो जो भी यहाँ पर ईयरलियर हो सकता है, अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें इम्प्रिजमेंट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें 1 मंथ या फिर जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे तब तक के लिए वहाँ पर कारावास की सज़ा भी सुनाया जा सकता है। साथ में यहाँ पर जो वारंट है वो इशू तब तक नहीं किया जाएगा, उस अमाउंट को रिकवरी तब तक नहीं किया जाएगा जो सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर अगर एप्लीकेशन बनाया जा रहा है ट्रिब्यूनल के सामने, अगर पेरेंट्स के द्वारा सीनियर सिटीजन के द्वारा एप्लीकेशन फिर से दायर किया गया हो, जो अमाउंट है 3 महीने के अंतर्गत, अगर 3 महीना बीत चुका है और उनके अंतर्गत में पेमेंट नहीं किया गया हो मेंटेनेंस, तो एप्लीकेशन दायर किया जाएगा ट्रिब्यूनल में, उसके बाद ही
वायरेट इशू हो सकता है, उसके पश्चात में वायरेट नहीं इशू किया जाएगा। सेक्शन 6 के अंतर्गत अधिकर्ता और प्रक्रिया का डिफाइन किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो धारा 5 के अधीन जो भी बालक या फिर नातेदार है उनके विरुद्ध के किसी जिले में भी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी अगर क्लाउज सब क्लाउज ए में दिया हुआ है जहां वह निवास करता हो या फिर जो अंतिम बार वहां पर निवास किया गया हो, और बी क्लाउज में दिया हुआ है जहां बालक या फिर नातेदार निवास करता है। तो ये दिया हुआ है सब क्लाउज 1 के अंतर्गत दिया हुआ है। सेकेंड क्लाउज में है धारा 5 के अधीन जो भी आवेदन की प्राप्ति पर अधिकरण या उस बालक या नातेदार को जिसके विरुद्ध में आवेदन फाइल किया गया है उसकी उपस्थित जो है उपयाप्त करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। थर्ड क्लॉज में है बालक या फिर जो भी चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव हो उनके उपस्थित के लिए सुनिश्चित करने के लिए यहाँ अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन यथा उपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होगी। डेट मीन्स जो भी बालक चिल्ड्रेन या रिलेटिव होंगे उनकी उपस्थित के लिए सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 को लागू किया जाएगा और न्याय मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा। फोर्थ क्लाउज में है ऐसी कार्रवाइयों के सभी साक्ष्य उस बालक या नातेदार की जिसके विरुद्ध भरण पोषण के समुदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है उपस्थित के लिए जाएंगे और समान मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किया जाएगा। परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह बालक या नातेदार जिसके विरुद्ध में भरण पोषण के समुदाय के लिए आदेश दिया जाना प्रस्तावित है जानबूझकर तामील से बच रहा है या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है तो अधिकरण मामले की एक पक्षीय रूप से सुनवाई करना और अवधारित करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लाउज है जहां बालक या नातेदार भारत से बाहर निवास कर रहा हो तो वहां पर अधिकरण द्वारा समन ऐसे पदाधिकारी के माध्यम से बुलाया जाएगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियमित विनिर्दिष्ट करे। तो अगर जो भी चिल्ड्रेन या रिलेटिव आउट ऑफ इंडिया रहते हो उन्हें भी ट्रिब्यूनल के द्वारा अथॉरिटी को कंसर्न करके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है उन्हें सूचित किया जाएगा, उन्हें नोटिफिकेशन दिया जाएगा। क्लाउज सी में दिया हुआ है अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने के पूर्व उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा जो और ऐसे सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक मास के भीतर 1 महीना के भीतर ही प्रस्तुत करेगा और यदि सौधरपूर्ण सुलह हो गई हो तो अधिकरण उस आशय का आदेश पारित करेगा। तो ये क्लाउज 6 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो जो भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये सब सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको सारे सेक्शन को देख लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट यहाँ पर भरण पोषण अधिकरण का गठन। तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी अधिनियम के तहत यहाँ पर तारीख दिया गया है 6 महीने के अवधि के अंतर्गत यहाँ पर भीतर में ही अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकारों को जो धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश के न्याय निर्णय और उसका विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे उसका गठन करेगी। और क्लाउजेस 1 सेकेंड क्लाउजेस के अंतर्गत यहाँ पर अधिकरण की अध्यक्षता राज्य के उपखंड अधिकारी से अनुयन पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी। और थर्ड क्लाउज में दिया हुआ है जहाँ किसी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक अधिकरण गठित किए जाते हैं वहाँ राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कार्यभार के वितरण को विनियमित कर सकेगी। तो ये दिया हुआ है भरण पोषण अधिकरण का गठन जो सेक्शन 7 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 8 और इसके अंतर्गत समरी प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ इंक्वायरी। डेट मीन्स जो भी केसेस आए हो उनका प्रोसीड्यूर और इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर सेक्शन 8 के अंतर्गत देखना है। सेक्शन 9 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस डेट मीन्स ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस सेक्शन 9 के अंतर्गत दिया हुआ है और इसमें क्लाउज 1 में अगर कोई चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव है जो नेगलेक्ट कर रहे हैं या फिर रिफ्यूज़ कर रहे हैं मेंटेन करने से अपने सीनियर सिटीजन को, और अगर चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव जो है अगर वो अपने आप को ही असमर्थ है मेंटेन करने को, इन केसेस में अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो रही है इस बात से, इस नेगलेक्ट या रिफ्यूजल से, तो इन केसेस में यहाँ ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है जो चिल्ड्रेन या फिर रिलेटिव के प्रति हो और यहाँ पर मंथली अलाउंस दिया जाएगा मंथली रेट के हिसाब से जो मेंटेन हो सके सीनियर सिटीजन। और यहाँ पर ट्रिब्यूनल जैसा फिट समझे वैसा यहाँ पर उनके द्वारा ऑर्डर पास किया जा सकता है समय के अनुसार जो सीनियर सिटीजन के लिए हो।
और सेकेंड क्लॉज में दिया हुआ है मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो हो सकता है वो ऑर्डर किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो इस रूल के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, और वो 10,000 रुपये से 10,000 पर महीना से ऊपर नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस। डेट मीन्स यहाँ पर अगर क्लॉज 1 में दिया हुआ है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर किसी भी फैक्ट को यहाँ छिपाया जा रहा है मिस्टेक के दौरान, तो यहाँ उस पर्सन के द्वारा इस सरकमस्टेंसेस, इस परिस्थिति में यहाँ पर चेंजेस भी हो सकता है। अगर मंथली अलाउंस सेक्शन 9 के अंतर्गत यहाँ पर मिस रिप्रेजेंट किया गया हो, मिस्टेक किया गया हो फैक्ट में, तो इसे चेंज किया जाएगा। और मेंटेनेंस ऑर्डर को जो है इस सेक्शन 9 के तहत में जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया हो, उस मंथली अलाउंस को मेंटेनेंस के लिए जैसा भी ट्रिब्यूनल सही समझे उसे अल्ट्रेशन कर सकती है, उसे चेंज कर सकती है, और मेंटेनेंस अलाउंसेस को बढ़ाया भी जा सकता है। सेकेंड क्लॉजेज में दिया हुआ है जो भी ट्रिब्यूनल के पास ऐसे केसेस आए हुए हैं, इसका डिसीजन जो ले लिया गया है उसे कंपीटेंट कोर्ट में भेजा जाएगा, जो सिविल कोर्ट होगा, उस ऑर्डर को जो सेक्शन 9 के अंतर्गत उस ऑर्डर को पास किया गया है। साथ में उसे कैंसिल करके यहाँ पर ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा, जो एक नया ऑर्डर होगा। सेक्शन 11 है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। डेट मीन्स इस क्लॉज 1 के अंतर्गत जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है मेंटेनेंस को लेकर, या फिर वो एक्सपेंसेस का प्रोसीडिंग हो, या फिर जो भी उसमें मेंटेनेंस का रिगार्डिंग वहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, उसे उस कॉपी को दे दिया जाएगा बिना किसी फी लिए ही सीनियर सिटीजन पेरेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। और जिनके फेवर में भी वो ऑर्डर आया हो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा कॉपी बिना पैसे का। और साथ में जो ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर दिए गए हो वो कोई भी प्लेसेस में दिया जा सकता है, जो प्लेसेस पे पर्सन के द्वारा जिनके अगेंस्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल किया गया हो। और साथ में यहाँ पर जो भी पार्टीज अगर नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस कर रही है तो उन सारे एक्सपेंसेस को जो भी ड्यू होंगे उन्हें भी इस ऑर्डर में पास किया जा सकता है। सेकेंड क्लॉज में यह दिया हुआ है अगर जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है इस एक्ट के तहत में, सेम चीज़ यहाँ पर ऑर्डर पास किया जाएगा जो चैप्टर 9 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 में भी दिया हुआ है, और उस एग्जीक्यूट करके यहाँ पर इस ऑर्डर के तहत में प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है। सेक्शन 12 के अंतर्गत ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। डेट मीन्स यहाँ पर क्या ऑप्शन है मेंटेनेंस को लेकर वो हम देख लेते हैं कुछ केसेस में। तो यहाँ पर जो भी इस एक्ट के अंतर्गत कंटेन किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर चैप्टर 9 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत सीनियर सिटीजन पेरेंट को जो भी हकदार है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। साथ में उनके पास ये हकदार है कि वो मेंटेनेंस इस एक्ट के अंतर्गत भी वो ले सके। बट यहाँ पर एक प्रोविजंस है जो चैप्टर 9 के अंतर्गत कहा गया है, और जो भी क्लेम या फिर मेंटेनेंस लिया जाएगा वो इन दोनों में से एक में लिया जाएगा। डेट मीन्स या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर से लिया जाएगा चैप्टर 9 के तहत, या फिर इस एक्ट के तहत, दोनों के अंदर में इस मेंटेनेंस को नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 13 है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। इस सेक्शन के तहत में यहाँ पर जो भी ऑर्डर बनाया गया हो इस चैप्टर के अंतर्गत, और चिल्ड्रन या रिलेटिव जिन्हें ऑर्डर पास किया गया हो उनके खिलाफ में, और यहाँ पर जो भी अमाउंट पे करने कहा गया है टर्म्स के अनुसार, उसे 30 डेज के अंतर्गत यहाँ पर डेट जो इशू किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा उन्हें दिया जाएगा। और साथ में डिपॉजिट करना हुआ इंटायर अमाउंट जो भी ऑर्डर किया गया हो ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो ये अमाउंट पेड हो जाना चाहिए ऑर्डर के 30 दिन के अंतर्गत। सेक्शन 14 अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। डेट मीन्स ये इस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर इस एक्ट के अंतर्गत, यहाँ पर ट्रिब्यूनल के द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर जो अमाउंट है मेंटेनेंस को लेकर उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी पेड करने को कहा जा सकता है। उस ऑर्डर को पास किया जाएगा जो भी सही रहेगा, और उस रेट के अंतर्गत यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन का डेट जब से बनाया गया हो तब से लेकर ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा। जो उसके ऊपर परसेंटेज है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए और 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट मेंटेनेंस के ऊपर लगेगा चार्जेस, जो अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है सेक्शन 14 के अंतर्गत। साथ में इस एक्ट में यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया हो चैप्टर 9 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत, जो बिफोर कोई भी कोर्ट के अंतर्गत पेंडिंग किया गया हो, और साथ में इस एक्ट को आने के बाद अगर वैसा कुछ एप्लीकेशन कोर्ट के पास पेंडिंग है तो उसे एप्लीकेशन को उन पेरेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर विड्रॉ किया जाएगा,
और उन पेरेंट्स को जो है वो हकदार होंगे कि वो एप्लीकेशन को फाइल कर सके, जो मेंटेनेंस हो सके वो ट्रिब्यूनल के सामने अपना एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस को लेकर एप्लीकेशन फाइल कर सके। यहाँ पर सेक्शन 15 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीएट ट्रिब्यूनल, डेट मीन्स सेक्शन 15 के अंतर्गत एप्लीएट ट्रिब्यूनल का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीएट ट्रिब्यूनल डेट मीन्स इस एक्ट के अंतर्गत किस सेक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है या फिर किस सेक्शन के अंतर्गत उसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो सेक्शन 15 के अंतर्गत। तो ये सारे सेक्शन आपको याद रखना है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एप्लीएट ट्रिब्यूनल को यहाँ पर स्थापना कर सकती है, और जो भी ऑर्डर सुनाया जा रहा है ट्रिब्यूनल के द्वारा उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपील किया जा सकता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में से स्थापना किया जाएगा। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एप्लीएट ट्रिब्यूनल का स्थापना कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करे उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपील कर सकती है पार्टी। नेक्स्ट यहाँ क्लाउज 2 में दिया हुआ है, अगर एप्लीएट ट्रिब्यूनल जो भी है उनमें जो भी ऑफिसर यहाँ पर इनके लिए नियुक्त किए जाएंगे उनका रैंक कम से कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 के अंतर्गत यहाँ पर अपील किया जाएगा, तो अपील कैसे किया जाएगा वो हम देखते हैं सेक्शन 16 में। तो यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स है उनके द्वारा या फिर उनके अगेंस्ट में अगर ऑर्डर पास किया गया ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो यहाँ पर जब भी ऑर्डर पास किया गया हो ट्रिब्यूनल के द्वारा उस ऑर्डर के डेट के अंतर्गत 60 डेज के अंतर्गत यहाँ पर अपील किया जाना चाहिए सीनियर सिटीजन या पेरेंट के द्वारा एप्लीएट ट्रिब्यूनल में। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी अपील किया जाए चिल्ड्रेन या रिलेटिव के द्वारा, जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर यहाँ पे ऑर्डर पास किया गया अमाउंट पे करने को मेंटेनेंस को लेकर, तो वैसे केस में यहाँ पर चिल्ड्रेन और रिलेटिव का जो भी ऑर्डर यहाँ पर किसी भी तरह का अपील नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई चिल्ड्रेन या रिलेटिव चाहेंगे कि अपील करें तो वो अपील नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया हो मेंटेनेंस को लेकर अमाउंट जो भी प्रीफर किया गया हो ऑर्डर किया गया हो वो उन्हें पेड करना ही होगा, जिससे भी ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर दिया गया हो। साथ में यहाँ पर जो एप्लीएट ट्रिब्यूनल है, अगर वहाँ पे आप अपील किया जा रहा है सीनियर सिटीजन के द्वारा जो 60 डेज खत्म होने के बाद किया जा रहा है, तो यहाँ पर एप्लीएट ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर वो सेटिस्फाइड होती है, जो काउजेस है वो सफिशिएंट हो गए सेटिस्फाइड होने के लिए, तो फिर उस केसेस को लिया जाएगा और अपील को सुना जाएगा। क्लाउज 2 में दिया हुआ है जो भी अपील किया जा रहा है एप्लीएट ट्रिब्यूनल में वहाँ पे नोटिस के द्वारा रिस्पोंडेंट को जवाब दिया जाएगा। और क्लाउज 3 में दिया है जो भी एप्लीएट ट्रिब्यूनल में यहाँ पर प्रोसीडिंग हो गए, जो भी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग है ट्रिब्यूनल केसेस के अगेंस्ट में, वहाँ पर इस ऑर्डर को सुना जाएगा और प्रीफर किया जाएगा। क्लाउज 4 में दिया हुआ है जो भी एप्लीएट ट्रिब्यूनल है यहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा अपील को और रिकॉर्ड्स को, जो उसके बाद यहाँ पर या तो फिर अलाउ किया जाएगा या तो फिर अपील को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर अपील और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया जाएगा और उस अपील को देखा जाएगा पहले। क्लाउज 5 के अंतर्गत जो भी एप्लीएट ट्रिब्यूनल है उनके डिसाइड होने के बाद इस अपील को जो है अगेंस्ट में फाइल किया जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ अगेंस्ट ट्रिब्यूनल का हो, और जो भी ऑर्डर फिर पास किया जाए एप्लीएट ट्रिब्यूनल के द्वारा वो फाइनल होगा। साथ में अगर एप्लीएट ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर रिजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर किसी भी तरह का बोथ पार्टीज डेट मीन्स किसी भी तरह पार्टीज को यहाँ पर फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। और साथ में क्लाउज सी में दिया हुआ है एप्लीएट ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर जो भी ऑर्डर पास किया जा रहा है राइटिंग में, वो विद इन 1 मंथ के अंतर्गत उस रिसिप्ट को है जो अपील को मान लिया जाएगा, इन्वर किया जाएगा। और 7 क्लाउज के अंतर्गत जो भी कॉपी ऑर्डर पास किया गया हो उसे सब सेक्शन 5 के अंतर्गत बोथ पार्टीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज दिया जाएगा, जो अगेंस्ट जो भी पार्टीज़ वहाँ पे होगी चिल्ड्रेन और साथ में सीनियर सिटीजन, उन्हें कॉपी ऑफ ऑर्डर पास किया जाएगा, सेंड भेजा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17 में दिया हुआ है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। इस सेक्शन के अंतर्गत नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और एप्लीएट ट्रिब्यूनल शेल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो ये राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन को लेकर यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 17 में। यहाँ पर 18 सेक्शन है जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस ऑफिसर का बात कहा गया है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर और वैसे ऑफिसर को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा जो रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से कम ना हो। साथ में इन्हें मेंटेनेंस ऑफिसर भी कहा जाएगा। और क्लास 2 के अंतर्गत जो भी मेंटेनेंस ऑफिसर होंगे उन्हें सब सेक्शन 1 के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाएगा उन पेरेंट्स को जो वैसा डिज़ायर हो, जिनका डिज़ायर हो, और प्रोसीडिंग को लेकर ट्रिब्यूनल और एप्लीएट ट्रिब्यूनल में उनको केसेस को ले जाया जाएगा, जो मेंटेनेंस ऑफिसर के द्वारा हेल्प किया जाएगा। यहाँ पर चैप्टर 3 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। डेट मीन्स यहाँ पर वृद्धा आश्रम का जो स्टेब्लिश किया जाएगा वो चैप्टर 3 के अंतर्गत किया जाएगा।
और यहाँ पर हमें सेक्शन 19 देखना है, जिसके अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम का किया जाएगा। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लॉज 1 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जो भी मेंटेन हो सके। और यहाँ पर नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम्स होना जरूरी है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और साथ में स्टार्टिंग में कम से कम 150 यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रहने की प्रावधान किया जाएगा, जहाँ पर इनके लिए हर तरीके की सुविधा, चिकित्सा सुविधा हो या फिर मनोरंजन का, वो सब सारे यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड क्लॉज में स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पर प्रिस्क्राइब जो भी स्कीम के तहत में ओल्ड एज होम्स को लेकर हो, वहाँ पर स्टैंडर्ड्स वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो मेडिकल केयर हो, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, वो सब सारे वृद्धाश्रम में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन 25 के अंतर्गत में अपराधों का संज्ञान डेट मीन्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और इसमें क्लॉज 1 में दिया हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। डेट मीन्स जो भी यहाँ पर CRPC 1973 के अंतर्गत यहाँ पर जो भी अपराध किए गए हो, उस ऑफेंस का यहाँ पर बेलेबल, सारे ऑफेंस बेलेबल होंगे इस एक्ट के अंतर्गत में। और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। डेट मीन्स क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि अगर कोई ऑफेंस जो हुआ है वो ट्राई किया जाएगा कि समरी जो उसका निकाला जाए वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट चैप्टर है 7, और इसके अंतर्गत यहाँ पर हमें देखना है सेक्शन 26। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। डेट मीन्स जो भी यहाँ ऑफिसर है, स्टाफ अपॉइंटेड किया गया हो, उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत में पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा, जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन 21 के अंतर्गत इस मीनिंग का डिफाइन भी किया हुआ है। तो जो भी ऑफिसर है, स्टाफ है, वो इस फंक्शन, इस एक्ट के अंतर्गत उन्हें एक पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। यहाँ पे 27 है, और 27 में दिया हुआ है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बेड। इसके अंतर्गत में जो भी सिविल कोर्ट है उसके पास किसी भी तरह का जुरिडिक्शन नहीं दिया गया है इस मैटर को देखने के लिए। और यहाँ पर अगर प्रोविजंस इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी तरह का इंजक्शन ग्रांटेड नहीं किया जाएगा जो सिविल कोर्ट के द्वारा हो। तो ये चीज़ दिया हुआ है 27 में। और नेक्स्ट सेक्शन है 28, धारा 28 के अंतर्गत देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। डेट मीन्स जो भी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन लिया गया हो वो गुड फेथ में लिया जाएगा। और यहाँ पर किसी भी तरह सूट हो या फिर प्रोसिक्यूशन हो या फिर अदर लीगल प्रोसीडिंग जो होगा वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी ऑफिसर हो गवर्नमेंट का, उनके द्वारा जो भी एक्ट किए जाएंगे, जो भी एक्शन किया जाएगा वो गुड फेथ, और उसका जो भी रूल्स होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगा वो गुड फेथ में ही होना चाहिए इस ऑर्डर के अंतर्गत, इस रूल्स के अंतर्गत। तो ये चीज़ इंश्योर किया जाएगा सेक्शन 28 के अंतर्गत में। सेक्शन है 29, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। डेट मीन्स कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जो दिया गया है वो किनके पास है, वो हम देखते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत में। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिफिकल्टीज पाया जा रहा है या फिर इस प्रोविजंस एक्ट के तहत में अगर वैसा कोई डिफिकल्टी आ रहा है, कठिनाई हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर पब्लिश किया जा सकता है, जो ऑफिशियल गेजेट के द्वारा इस प्रोविजन में उस कठिनाई को दूर किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी रिमूविंग किया जाएगा वो डिफिकल्टी को रिमूव किया जाएगा। और इसके तहत में इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर पास किया जाए वो ऑर्डर एक्सपायरी नहीं होना चाहिए 2 ईयर्स के कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। डेट मीन्स जो भी कठिनाई आ रही है उस डेट से लेकर 2 साल के अंतर्गत ही उसे चेंज करना होगा, नहीं तो फिर उसके पश्चात में वैसा कोई भी ऑर्डर जो है पास नहीं होना चाहिए, उस ऑर्डर को नहीं बनाया जाएगा। तो ये दिया हुआ 29 में। और नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन 30, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। डेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दिया जा सकता है, जो एजुकेशन डेट मीन्स प्रोविजन में जो भी चेंजेस करना चाहिए या फिर कोई डिफिकल्टीज को रिमूव करना चाहिए, वो भी सारे यहाँ पर डायरेक्शन दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 31, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सकती है कि वो रिव्यू करे इस एक्ट को, इस प्रोविजंस को। तो यहाँ पर जो भी पीरियोडिक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पीरियोडिक रिव्यू करती है और मॉनिटर करती है जो भी प्रोग्रेस किया गया हो इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजंस को लेकर, या फिर जो भी एक्ट इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविजंस लाया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज़ को रिव्यू किया जा सकता है और मॉनिटर किया जाता है उस प्रोग्रेस को और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये सेक्शन 31 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 32 और ये लास्ट सेक्शन है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। डेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नियम को बना सकती है, रूल्स को बना सकती है। तो यहाँ पर क्लाउजेस 1 में दिया हुआ है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस
पर्पस की इस एक्ट के तहत में जो भी रूल्स लाए जाएंगे, बनाया जाएगा, वो ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। क्लाउज 2 में भी डिफाइन किया हुआ है इस रूल के तहत में कि कौन से पावर है या फिर जो प्रोसीड्यूर है, पावर है, वो ट्रिब्यूनल के पास क्या होना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे यहाँ क्लाउसेज में डिफाइन किया हुआ है। और इसका क्लाउज 3 में है जो भी रूल्स यहाँ बनाया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत में, वो जितना जल्दी हो सके हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में उसे डेट मीन्स शो भी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और वहाँ से पास होने के बाद डेट मीन्स जो भी लेजिस्लेचर है उनमें से वन हाउस में ज़रूर उसे शो किया जाएगा, और उसके बाद पास होने के बाद इस रूल को चेंज किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दिया गया है सेक्शन 32 के अंतर्गत में। तो ये टोटल आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर सेक्शन बताया है, वो सभी आपको याद रखना है, ताकि जो भी डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कई बार बीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व कर सकें एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप आई होप आपने कंप्लीट देखा हो, और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, उस डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम 8-10 क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जो आपको थोड़ा हेल्पफुल करेंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पस के लिए। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आप सब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस में आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको नॉलेज मिल सकेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये सब जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाई। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ये चारों में आपको टिक करना है, करेक्ट आंसर बताना है, तो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ अवेलेबल है। तो जो इंग्लिश स्टूडेंट है वो इंग्लिश को देख सकते हैं, और हिंदी में वीडियो देखना चाह रहे इस एमसीक्यू क्वेश्चन को, वो आप पॉज करके हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है एक पहला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। तो ये मैंने आपको सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया भी था। तो इस तरीके से जो भी मैंने आपको सेक्शन बताया है वो सब सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना, ताकि जो भी बीच से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे इस तरह के, तो आप करेक्ट आंसर दे पाए। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट्स एन अपील मे बी प्रेजेंटेड बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। तो यहाँ कितने दिनों के अंतर्गत आप ट्रिब्यूनल के पास, डेट मीन्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं अपना केस को। तो ये आपको बताना है, ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। वैसे तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको तो भी इसका बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है विद इन 60 डेज, सेकेंड ऑप्शन है विद इन 90 डेज, थर्ड है विद इन 30 डेज, या फिर फोर्थ है नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट है, इन डेफिनेशन ऑफ पेरेंट्स अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 अ स्टेप फादर और अ स्टेप मदर। डेट मीन्स यहाँ पर डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 2 के अंतर्गत, वहाँ पर स्टेप फादर और स्टेप मदर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इज इंक्लूडेड, सेकेंड ऑप्शन है इज नॉट इंक्लूडेड, थर्ड है स्टेप मदर इज इंक्लूडेड बट स्टेप फादर इज नॉट इंक्लूडेड, एंड फोर्थ है स्टेप मदर इज नॉट इंक्लूडेड बट स्टेप फादर इज इंक्लूडेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इज इंक्लूडेड। तो आप सब देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने सारे कंप्लीट वीडियो को देखा होगा तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज इट इज नेसेसरी टू डिपॉजिट द अमाउंट एज पर ऑर्डर मेड अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो कितने दिनों के अंदर यहाँ पर जो डिपॉजिट कहा गया हो, ऑर्डर पास किया गया हो, उस ऑर्डर के तहत में यहाँ पर अमाउंट को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज या फिर 45 डेज। तो इसका भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डेज के अंतर्गत ये करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंसेस विच मे बी ऑर्डर अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 2 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 इज। तो इसके अंतर्गत में मैक्सिमम जो मेंटेनेंस अलाउंसेस किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है, वो कितना अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अमाउंट किया जाएगा मेंटेनेंस के लिए वो 10,000 पर मंथ किया जा सकता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये सब आप सभी ने देखा कितना इजी क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो को देखा होगा तो आपका
सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू इज डील्स इन विच सेक्शन अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 31। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको मैं करेक्ट आंसर बताते जाऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ में कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर दें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स देखते हैं वो सिर्फ देख कर चले जाते हैं और शेयर वीडियो को नहीं करते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 डील्स विथ अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो इसका आंसर होगा ऑफेंसेस एंड प्रोसीड्यूरल फॉर ट्रायल। तो चैप्टर 6 डील्स करता है ऑफेंसेस एंड प्रोसीड्यूरल्स फॉर ट्रायल के लिए। तो ये सब सारे मैंने आपको बता रखा है टोटल चीज़। तो आप अगर कंप्लीट वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपका सारा ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्शन 19 अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो सेक्शन 19 क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रम का स्थापना इस सेक्शन के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 इज डिफाइंड मेंटेनेंस अंडर विच सेक्शन। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी, डेट मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंतर्गत में यहाँ पर मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है। तो ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अगर जो भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग द ऑर्डर रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स इज गिवन टू सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स। तो किस सेक्शन के अंतर्गत जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और खर्च का जो कॉपी होता है वो प्रोसीडिंग को लेकर किस सेक्शन के अंतर्गत में सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है? तो सेक्शन 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेक्शन 14 अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो इट सेल नॉट बी लेस देन 5% एंड नॉट मोर देन 8%। डेट मीन्स जो सेक्शन 14 में दिया हुआ है, जो इंटरेस्ट लगाया जा सकता है मेंटेनेंस के ऊपर, वो अलाउ है, कम से कम 5% से कम नहीं होना चाहिए और 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज गिवन अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो जो प्रोविजंस ऑफ मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन है वो चैप्टर 4 में डिफाइन किया हुआ है और दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट है, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन गिवन अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो यहाँ पर 7 चैप्टर्स है इस एक्ट के अंतर्गत और 32 सेक्शन है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको MCQ करवाया है, साथ में जो भी इस एक्ट को मैंने डील किया है बता दिया है, सारे इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन है वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेजियस, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पे जरूर शेयर करें। एक शेयर हर कैंडिडेट से मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें, ताकि वीडियो और भी कैंडिडेट्स को जा सके और वो भी देख सके और यहाँ से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।